So hello dear students, welcome to another online classes from Sigma School of Excellence. My name is Sheikh Aviz, as you know my name, and I'm your physics tutor. So students, in the last lecture we have learned about the refraction, we have learned about the laws of refraction. Okay, so I'm just recalling one more time what are the laws of refraction, then we'll move forward. Okay, so just students, in the last session we have learned about there are two laws of refraction. Okay, the first you can see in front of you, the incident ray, the refracted ray, and the normal or to the interface of two transparent medium are lie in the same plane. Incident ray, refracted ray, and normal सब जगह सब कहाँ at the point of incidence सब एक ही plane पे lie करते हैं. Okay, and the second law is also called as the Snell's law because it is being discovered by snails. Okay, and I have explain this law with greater meaning that this is very important law and it is somewhat mathematical. Okay, इसको हम ऐसे physically feel नहीं कर सकते. It is somewhat mathematical. So what is the second law? The ratio sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is always constant for a given light or given color, given frequency, and for a given pair of media. Okay, इसको मैं वापस से आज रिकॉल करते हुए आगे बढ़ता हूँ स्टूडेंट्स. ओके, सो जस्ट let me take a new slide for you. Okay students, so let us move forward and let me explain this law again to you because it's a very important law, the core law of diffraction. So let me make you understand this law again. Suppose we have two mediums, it is medium number 1, medium number 2. Okay, let's suppose it is what, glass, and let's suppose it is what, water. Okay, so when two mediums are fixed, अब हमने ग्लास वाटर को फिक्स कर दिया. अब आप देख सकते हैं यहाँ एक लाइट रे मैंने इंसिडेंट करी इस इंटरफेस पर और यहाँ पर ये हमारा नॉर्मल होगा. ओके, तो आप एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पर आपने लाइट को इंसिडेंट करा, इस एंगल को हमने I1 माना. ओके, रिफ्लेक्शन होगा, लाइट रे सपोज ऐसे चली जाएगी. Okay, I assume like light ray got reflected in this direction, so this become the angle of refraction R1. Okay, देन आपने उसी मीडियम के अंदर लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करी, लाइट की कलर चेंज नहीं करा, ना गिवन पेयर ऑफ मीडिया चेंज करा. यानी दो चीज आपने कांस्टेंट रखनी है हमेशा. एक तो लाइट की फ्रीक्वेंसी, देखो फ्रीक्वेंसी से लाइट का कलर डिफाइन होता है. ओके, तो फ्रीक्वेंसी और कलर जो है लाइट का आपने कांस्टेंट रखा और चेंज नहीं करा. एक ही लेजर बीम से आपने अलग अलग एंगल पर लाइट को इंसिडेंट करा और आपने पेयर ऑफ मीडियम्स, पेयर ऑफ मीडिया, ये मीडियम्स को भी आपने क्या रखा, कांस्टेंट रखा. ओके, तो बट आप अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस पर क्या कर रहे हो, लाइट को इंसिडेंट कर रहे हो. सपोज ये एंगल ऑफ नेक्स्ट एंगल आपने चेंज कर दिया, ये कितना हो जाएगा, I2 हो जाएगा. अगेन लाइट रिफ्लेक्शन होगा तो लाइट सपोज इस डायरेक्शन में चली जाएगी, ये हमारा कितना होगा, R2 होगा. ओके, इस तरीके से आपने बहुत सारे एंगल ऑफ इंसिडेंस पर लाइट को इंसिडेंट करा. अब आप स्नेल्स ने ये डिस्कवर करा कि हमेशा अगर एक पर्टिकुलर रिफ्रैक्शन फिनोमेना के अंदर अगर हम साइन I यानी साइन I1 और साइन R1 निकालें ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से और दोनों का रेशियो निकालें, फिर नेक्स्ट रिफ्रैक्शन में हम क्या करें, साइन I2 निकालें, फिर क्या निकालें, साइन R2 निकालें, फिर दोनों को डिवाइड कर दें, तो ये जो रेशियो आ रहा है हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. इसी को तो हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ. स्टूडेंट्स, आई होप इट इज क्लियर टू यू. ओके, इसका एक और मतलब ये निकल जाएगा कि फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया अगर हम इन दो चीज को अगर कांस्टेंट रखते हैं, पेयर ऑफ मीडियम को चेंज नहीं करते, लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करते हैं, तो साइन I अपॉन साइन R का रेशो साइन I अपॉन साइन R का जो रेशो है
आप कितनी आई को बदलो, कितनी आर बदलता रहेगा, बट साइन ए अपॉन साइन ए रेशियो हमेशा क्या रहेगा, इट विल ऑलवेज बी कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब सेम रहेगा। ओके, ये आपको समझना है स्टूडेंट्स। ओके, और दूसरी जो अमेजिंग बात ये है, ये जो कांस्टेंट है किसके इक्वल है, इट इज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम नंबर 1। दिस इज व्हाट कॉल्ड एज द स्नेल्स लॉ। ओके, sin a अपॉन sin r का रेशियो कांस्टेंट है, और वो कांस्टेंट किसके इक्वल है, इट इज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 दैट इज वाटर विद रिस्पेक्ट टू मीडियम नंबर 1 दैट इज ग्लास। और ये तो आपको पता ही है, मैंने आपको ऑलरेडी डिफाइन कर दिया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, यहाँ जो फॉर्मूला क्या बनेगा, जिसका हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं 2 का निकाल रहे हैं, उसकी स्पीड कहाँ पर आएगी, नीचे आएगी, और जिसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं 1 के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, उसकी स्पीड कहाँ पर आएगी। ये तो मैंने आपको बाय डेफिनेशन से समझा दिया था कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। This is what called as the second law of refraction, that is called the Snell's law. Okay, I hope now it is clear to you. मैंने अगले क्लास में आपको समझाया भी था, यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग नाउ, सपोज मैंने आइस लिया है ना, अब आइस में लाइट को इंसिडेंट करा तो ये रिफ्लेक्शन हुआ यहाँ पर। ठीक है, तो अगर मैं इस आइस के अंदर साइन ए अपॉन साइन आर का रेशियो निकालूंगा तो हमेशा वो कितना आएगा, इट इज 1.31। ओके, और जब 1.31 आएगा तो हम ये कह सकते हैं कि आइस का जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विद रिस्पेक्ट टू एयर इज ऑलवेज 1.31, बिकॉज साइन ए अपॉन साइन आर का रेशियो कितना होता है, अभी आपसे बताता हूं मैं आपको। देखो, साइन ए अपॉन साइन आर का रेशियो जो होता है वो किसके इक्वल होता है, इज इक्वल टू व्हाट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम 2 विद मीडियम 1। ओके, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to medium number 1 होता है। ओके, यस और नो डियर स्टूडेंट्स। तो उसी तरीके से जब हम sin a अपॉन sin r रेशियो कांस्टेंट रहता है और वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल होता है, तो हम कह सकते हैं कि जब लाइट के अंदर आइस की लाइट पास होगी तो हमेशा sin a अपॉन sin रेशियो 1.31 रहेगा। डायमंड की बात करें, डायमंड में लाइट रे को इंसिडेंट करेंगे तो रिफ्लेक्शन होगा। देखो यहाँ पर, तो डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, बहुत ज्यादा होता है, 2.42 होता है। ओके, दैट इज sin a अपॉन sin r का रेशियो, आप कितनी i को बदलो कितनी r बदलता रहेगा, बट sin a अपॉन sin r का रेशियो हमेशा क्या रहेगा, डायमंड के लिए 2.42 रहेगा। ओके, उसके अलावा अब देखो यहाँ पर रिफ्लेक्शन से एक फिनोमेना होता है, अगर आपने नोटिस करा हो, if you notice in your observation that pencil appears to be broken in the beaker with water। ओके, एक पेंसिल रखी हुई बीकर में, अगर इसको हम पानी से भर देते हैं तो क्या होगा, पेंसिल आपको सब बेंड नजर आएगी, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। बिकॉज हो ये रहा है कि एक्चुअल जो पेंसिल की टिप पे जो वाटर में है उसकी इमेज क्या बनेगी, वो यहाँ बनेगी बाय द रिफ्रैक्शन, बिकॉज लाइट रे यहाँ पर क्या होगा, इंटरफेस है, ये वाटर है, यहाँ पर दिस इज वाटर, दिस इज व्हाट, एयर। तो लाइट रे वाटर से एयर में जाएगी तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन होगा तो आपको इस टिप की इमेज, ये टिप तो क्या होगा, आपकी आंखों के लिए ऑब्जेक्ट होगा, और ये जो टिप आपको नजर आ रही है क्या होगी, आपकी इमेज होगी। तो आपको इमेज नजर आएगी इन द with the help of refraction। ओके, रिफ्लेक्शन की हेल्प से यहाँ पर क्या हुआ, ऑब्जेक्ट की इमेज थोड़ी ऊपर शिफ्ट हो गई। ओके, इसलिए आपको वो बेंड अपीयर हो रहा है। ओके, ये अब अगेन विल डिस्कस विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम अगेन इन द नेक्स्ट फ्यू सेशंस। अभी के लिए एक फिनोमेना आपको एक्सप्लेन करा मैं। ओके, सो नाउ ये रिफ्लेक्शन फिनोमेना हो रहा है, मीडियम 2 है ना, तो हमने जाना कि sin a अपॉन sin r का रेशियो कितना रहेगा, हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल होगा, तो n/1 के इक्वल होगा। और n/1 कितना होता है, जैसे बताया मैंने आपको, जब हम जिसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं उसकी स्पीड ऊपर आएगी और जिसका निकाल रहे हैं उसकी स्पीड नीचे आएगी, यानी कि n/1 कितना होगा, v1/v2 हो जाएगा। ओके, अगर आप n/2 निकालते तो कितना होगा, जिसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं उसकी स्पीड ऊपर आएगी और जिसका ri निकाल रहे हैं, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं, वो स्पीड नीचे आएगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये अच्छा, यहाँ आप देख सकते हो, अगर आप इन दोनों को ध्यान से देखो तो दोनों एक दूसरे क्या हुए, रेसिप्रोकल हो गए, यानी कि n/1 कितना होगा, 1/n/2 हो जाएगा, क्योंकि ये तो v1/v2 है, n/1 तो कितना है, v1/v2, और v2/1 कितना है, वो n/2 है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हुए, रेसिप्रोकल हुए ना। तो जब ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हुए हैं तो हम कह सकते हैं कि n12 n21
इज इक्वल टू कितना होगा n/2। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन फॉर्मूला आपको याद करना है ना, न्यूमेरिकल में काम में आएगा। यू जस्ट नोट इट डाउन। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो गेटिंग माय पॉइंट। सो नाउ कुछ मटेरियल के रिफ्लेक्टिव्स अगर आप याद कर सको तो कर लेना। ओके, सो देखिए, अगर लाइट रे वैक्यूम से आती है हवा में, यानी कि हमारा एटमॉस्फेयर से ऊपर वैक्यूम है, तो वैक्यूम से लाइट रे एयर में आ रही है, तो एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.003, यानी कि बहुत इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। ओके, वैक्यूम और एयर का बीच में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से होता है 1.003 होता है, यानी कि एयर का बिल्कुल इक्वल होता है एज कंपेयर टू वैक्यूम। ओके, फिर उसके बाद अगर आइस की बात करें तो लाइट जब वैक्यूम से ट्रैवल करके आइस में इंसिडेंट होगी, आइस में रिफ्रैक्ट होगी, तो उस केस में एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आइस कितना हो जाएगा 1.31। इफ यू रिमेंबर, एब्सोल्यूट क्या होता है, जब हम वैक्यूम के कंपेयर में सारे दूसरे मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं ना, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में दूसरे मटेरियल्स का, दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम का हम जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। ओके, तो आइस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.31 है। ओके, देन वैक्यूम वाटर का देखें तो लाइट रे जब वैक्यूम से एयर में ट्रैवल होगी, रिफ्रैक्शन होगा, तो वाटर का वैक्यूम वाटर का होता है 1.33। ओके, उसके बाद क्राउन ग्लास, ग्लास कई प्रकार के होते हैं, तो क्राउन ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.52 होता है। ओके, रॉक सॉल्ट में रिफ्रैक्शन होता है तो उसमें कितना होता है 1.54। डायमंड का सबसे ज्यादा होता है, इट इज 2.42। तो इफ यू रिमेंबर ऑल दिस एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव वैल्यू, यू कैन जस्ट क्रैम इट। ओके, अदरवाइज नॉट ए प्रॉब्लम। ओके, आपको याद नहीं करना है सच तो, बट अगर एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आप याद कर सकते तो कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, ओके, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन ओवर हियर। ओके, सो अच्छा, एक और चीज आप नोटिस कर रहे हो यहाँ पर, ठीक है, इन सब के अंदर क्या हो रहा है, जैसे जैसे देखो यहाँ 1.003 था, यहाँ से 1.31 हो गया, मैं थोड़ा हाईलाइट करके बताता हूँ। जैसे जैसे यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जा रहा है, 1.31 से 1.33 हुआ, फिर 1.33 से कितना हो गया 1.52 हो गया, 1.52 से 1.54 हो गया। तो जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव बढ़ता जा रहा है, क्या हो रहा है, बेंडिंग बढ़ती जा रही है, यानी लाइट रे ज्यादा बेंड हो रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन आपको दिमाग में रखना है। ओके, दैट इज व्हाट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजेस द बेंडिंग कैपेसिटी इंक्रीज, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो क्वांटिटी जो हमें ये भी समझाता है कि लाइट में कितनी बेंडिंग कैपेसिटी। जिस मटेरियल का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, उसकी बेंड, उसमें रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, उसमें बेंडिंग ज्यादा होगी, इसमें पाथ चेंज ज्यादा होगा। ओके, अगेन दोहराता हूँ, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसमें रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। ओके, रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा तो बेंडिंग ज्यादा होगी या पाथ चेंज ज्यादा होगा। ठीक है, आप देख सकते हो कि डायमंड में कितना पाथ बेंड हुआ, देख सकते हो डायमंड में सबसे ज्यादा लाइट रे बेंड हुई है। डायमंड हैज द मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट इज 2.42। Clear students, I hope it is clear to everyone. Now let's solve some numerical question. Okay, so you can see over here the refractive index of diamond is 2.42. What is the meaning of this statement? इसका मतलब क्या हुआ? very अच्छा सवाल है ना। तो refractive index of diamond is 2.42 suggests that speed of light in diamond will reduce by factor of 2.42 as compared to speed in air. Okay, अब ये ना इसको जरा हम इसकी डेफिनेशन समझते हैं, ये आपको समझ नहीं आएगा ऐसे। देखो, मैंने आपको बताया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम हमें किसका निकाल रहे हैं, D4 डायमंड का निकाल रहे हैं। ओके, और किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में, तो ये वैक्यूम हो जाएगा, है ना। तो फॉर्मूला क्या होगा, जिसका निकाल रहे हैं उसकी स्पीड नीचे आएगी, और जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं उसकी स्पीड कितनी जाएगी, ऊपर आएगी, बी फॉर वैक्यूम। ओके, अब बताओ हमें डायमंड का आरआई या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 2.42, तो 2.42 यहाँ इंसर्ट कर देंगे हम, इज इक्वल टू व्हाट, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन व्हाट, डायमंड। अच्छा, अब यहाँ पर मैं अगर इस एक्सप्रेशन से वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड निकालूं तो क्या हो जाएगा, इट बिकम वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन व्हाट 2.42, और यहीं से हम इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीनिंग को निकाल सकते हैं। जब डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है तो उसका मतलब ये हुआ कि जब लाइट रे डायमंड में जाएगी तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इट बिकम्स वो कम हो जाएगी,
कितने फैक्टर से कम हो जाएगी? बाय ए फैक्टर ऑफ 2.42। देखो आपको पता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज व्हाट? इट इज 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे किससे डियर स्टूडेंट्स? इसको हम डिवाइड करेंगे 2.42 से, तो उतना लाइट रे कम हो जाएगी, यानी कि जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उतनी फैक्टर से लाइट रे उस मीडियम में कम हो जाएगी। यही तो मीनिंग है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। आई होप इट इज क्लियर डियर स्टूडेंट्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ फ्रेमिंग द फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, लेकिन आपसे एक्सप्लेन कर देता हूँ ना। जब हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं एयर का, वैक्यूम के रेस्पेक्ट में से निकालेंगे। देखो जिसका निकाल रहे हैं उसकी स्पीड नीचे आएगी और जिसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं उसकी स्पीड ऊपर आएगी। ओके, आइस का निकाल रहे हैं एयर के रेस्पेक्ट में, तो क्या होगा? आइस एयर की स्पीड ऊपर आएगी, आइस की स्पीड नीचे आएगी ना, वेरी सिंपल। अब when you want to find the refractive of glass with respect to vacuum, तो क्या होगा? It become VV by VG। तो इस तरीके से फॉर्मूला फ्रेम को आपको ऑलरेडी मैंने सिखा दिया है। ओके, तो यू कैन सी द फॉर्मूला। यस सो डियर फ्रेंड्स, जब वैक्यूम के रेस्पेक्ट में निकालते हैं उसे क्या बोलते हैं हम? एब्सोल्यूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट। और जब दो रैंडम मीडियम के बीच का निकालते हैं उसे क्या बोलते हैं? ओनली रिलेटिव या सिंपली रिफ्रैक्टिव बोलते हैं। ओके, जब भी वैक्यूम के रेस्पेक्ट में निकालते हैं क्या आएगा? एब्सोल्यूट आएगा। देखो यहाँ पर वैक्यूम आ गया तो एब्सोल्यूट आ गया। ओके, यहाँ पर वैक्यूम आ गया तो एब्सोल्यूट आ गया। ओके, तो जब भी वैक्यूम के रेस्पेक्ट में निकाला जाएगा तो एब्सोल्यूट वर्ब हम यूज में लेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स। ओके, नाउ फॉर्मूला जैसे ही बताया मैंने आपको, n21 कितना होगा? जिस मीडियम का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं उसकी स्पीड नीचे आएगी, जिसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं उसकी स्पीड ऊपर आएगी। ओके, और अगर n21 और n12 में रिलेशन निकालना है तो क्या होगा? ये आपके सामने रिलेशन आपके सामने। ओके, सो दिस इज व्हाट द नाउ इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या ध्यान रखने हैं आपको? इफ द फर्स्ट मीडियम इज नॉट मेंशन, टेक फर्स्ट मीडियम एज एन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर जैसे कि आपसे बोलूं मैं कि आपको रिफ्रैक्टिव निकालना है n ग्लास का, ठीक है। अब यहाँ तो कुछ दे ही नहीं रखा कि कौन सा मीडियम है, तो यहाँ कुछ नहीं दे रखा, क्या मानेंगे हम? वैक्यूम अज्यूम करेंगे। क्या अज्यूम करेंगे हम? यानी हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव अज्यूम करेंगे ना। जब एक ही मीडियम दे रखा है तो ऑब्वियसली बात है जिसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं वैक्यूम कंसीडर करेंगे, यानी कि हम क्या निकालना चाहेंगे? वी विल फाइंड द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, explain if the first medium in the vacuum if the first medium is vacuum, then the refractive index of second medium is called as the absolute। okay, अगर फर्स्ट मीडियम वैक्यूम है तो ऑब्वियस सी बात है वैक्यूम के रिस्पेक्ट में सारे जो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट बोलते हैं। ओके, और न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमें लाइट की स्पीड एयर में या वैक्यूम में अप्रोक्सीमेटली कितनी माननी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। ओके, आई होप। दूसरी बात ये है कि तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती है ना, बिकॉज इट इज डायमेंशनलेस और यूनिटलेस। बिकॉज यहाँ भी देखो फॉर्मूले में मीटर पर सेकंड है, नीचे भी कितना है? मीटर पर सेकंड है, तो दोनों यूनिट्स आपस में कैंसिल आउट कर लेगी। रेशो है ना, तो रेशो तो क्या होता है? जनरली क्या होता है? रेशो इज ऑलवेज ए यूनिटलेस क्वांटिटी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ एक क्वेश्चन लेते हैं। Light enters into a glass plate having absolute refractive index 1.50. What is the speed of light in glass? Very simple question। देखो लाइट रे ग्लास में एंटर हुई है, ये हमारा ग्लास है, ये हमारा व्हाट? वैक्यूम है। तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन हुआ, तो आपको क्या क्या दे रखा है? देखो जब भी न्यूमेरिकल आते हैं हम क्या करते हैं? पहले गिवन को लिखते हैं। गिवन क्या दे रखा है? देखो हमें लाइट की स्पीड वैक्यूम में बताया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ओके, और हमें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू मीडियम, दैट इज व्हाट? 1.50 है ना। गिवन को लिख लिया। अब पता क्या करना है? उसको लिखेंगे। we have to find the speed of light in glass, so we have to find the velocity of light in glass, vg पता करना है, वो हमारे लिए क्वेश्चन मार्क। तो अब गिवन लिख लिया, टू फाइंड लिख लिया। अब इस पूरे को सॉल्व करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा? वो फॉर्मूला भी हम लिख लेंगे। तो ngv, तो कितना होगा? इट्स vg vv अपॉन vg। ओके, ये फॉर्मूला से हम सवाल को क्रैक कर सकते हैं। तो नाउ लेट्स फाइंड द सॉल्यूशन। तो ngv का फॉर्मूला यूज में लेते हुए इसमें वैल्यू सेट कर देंगे। तो ng यहाँ से हम vg निकालेंगे, क्योंकि vg हमें निकालना भी है, तो क्या होगा? ये जो ngv है जो कि vv अपॉन vg है, हम vg को यहाँ ले आएंगे और ngv को नीचे ट्रांसपोज कर देंगे। तो हमारा पास vg कितना आ जाएगा? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। ओके, इसको आगे बढ़ाकर हम सॉल्व कर लेंगे। तो 3 × 10⁸ 8.50 का आंसर कितना आएगा? दिस इज द आंसर।
Clear students? Simple formula, numerical. I hope it is clear to you. Okay. Let's take one more numerical. Refractive index of a water is 4.3 and the speed of light in air is this. Find the speed of light in water. अब देखो यहाँ पर हमें दे रखा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दे रखा है, यानी कि आप वाटर का किसके रेस्पेक्ट में ये नहीं बताया गया है। और हमें क्या बताया है कि जब हमें किसके रेस्पेक्ट में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाले में नहीं दे रखा है तो हम फर्स्ट मीडियम क्या मानेंगे, वैक्यूम मानेंगे। और वैक्यूम मानेंगे तो क्या होगा, वो क्या कहलाएगा, इट इज ऑलवेज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि हमें वाटर का क्या दे रखा है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, दैट इज 4.3। तो ये सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन को लिखेंगे हम, है ना स्टूडेंट्स। तो गिवन को लिखते हैं, तो हमें NWA दे रखा है 4.3, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर दे रखा है 3 × 10⁸। अब टू फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर, वाटर में स्पीड पता करनी है। तो देखो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, वही NW कितना होगा, VA/VW। ओके, तो इस फॉर्मूले से हम वैल्यू इंसर्ट कर देंगे, वैल्यू इंसर्ट करके बेसिक मैथ्स लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई करके वी गेट द आंसर लाइक दिस। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द आंसर, दिस 2.25 × 10⁸ मीटर/सेकंड। आई होप इट इज क्लियर टू यू स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम आंसर निकालेंगे। अनदर क्वेश्चन लेते हैं, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू वाटर इज 1.3, अगर लाइट रे एयर से वाटर में जा रही है तो उस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना है, 1.33 है। देन व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम वाटर टू एयर। देखो यहाँ ये हो रहा है कि लाइट रे एयर से जा रही है वाटर में, ऐसे करके क्यों जा रही है ना। तो इस केस में हमें व्हाट इज गिवन टू अस, वी आर गिवन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ व्हाट, वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, NW दे रखा है, वो कितना दे रखा है, 1.33। अब अगला केस ये है कि लाइट रे अगर सपोज ये नॉर्मल है, लाइट रे वाटर से जाए कहां पर, एयर में। देखो यहाँ मैंने एरो बदल दी है ना, इस बार लाइट रे वाटर से एयर में जा रही, तो उस केस में क्या होगा, हम क्या निकालना चाहेंगे, वी फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, वाटर। वो हमारा क्वेश्चन मार्क है ना। तो हमने एक डायग्राम फ्रेम कर लिया जिससे हमें आइडिया में निकालना क्या है। ओके, तो इसको भी इसी करेक्ट करेंगे, गिवन को लिखेंगे, गिवन क्या है, NW हमें दे रखा है 1.33। ओके, फाइंड क्या करना है, NAW पता करना है ना, NAW तो हमें दे रखा है और NAW हमें पता करना है। फॉर्मूला क्या होगा, इधर रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, है ना। तो इस फॉर्मूले से हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो NAW कितना होगा, 1/NWA, और NAW हो जाएगा 1.33। इसको सॉल्व करेंगे ना, तो देखो सॉल्व करेंगे तो जाएगा 1/1.33 हो जाएगा, 133/100 हो जाएगा, और ये 100 ऊपर ट्रांसपोज हो जाएगा, तो 100/133। इसको अप्रोक्सीमेटली सॉल्व करेंगे, आंसर कितना आएगा, इट बिकम 0.75। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप इट इज क्लियर टू यू अप टिल नाउ। सेम आ गया होगा ना आपको ये फॉर्मूला, दैट्स नाइस। अच्छा अगला सवाल देखिए, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर आर 1.44, 1.47 एंड 1.33। ओके, केरोसिन टर्पेंटाइन होता है टारपिन का तेल, आपने नाम सुना होगा टारपिन। ओके, तो केरोसिन का, टर्पेंटाइन का, वाटर का हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है। अब देखो यहाँ पर किसके रेस्पेक्ट में नहीं दे रखा है, तो ऑब्वियस ही बात है ये सारे कौन से हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एब्सोल्यूट। ओके, इन विच ऑफ दिस मटेरियल डज लाइट ट्रैवल फास्टर, किसमें लाइट ज्यादा फास्टर ट्रैवल करेगी। बड़ा अच्छा सवाल है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ओके, सो वी नो द फॉर्मूला ऑफ दैट, द refractive index is what, speed of light in air upon speed of light in what medium। ये हमारे पास फॉर्मूला है किसका, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हमारे पास है ना, इसी से हम कंफर्म कर सकते हैं। अगर हमें इसी फॉर्मूले से अगर मीडियम में स्पीड निकालनी, कितना होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, अब यहाँ इस फॉर्मूले को देखो आप, इसको मैं ना सिंपलाइज करके लिखता हूँ ना। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम इज इक्वल टू व्हाट, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन द refractive index of medium। okay, this is the formula। one second friends, yeah।
अब इस फॉर्मूले से हम देख सकते हैं कि इसको आगे बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम विल बी व्हाट, इट इज व्हाट, हमें एयर में लाइट की स्पीड पता है ना, इट इज व्हाट 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। ओके, और यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। ओके, नाउ अगर आप देखें ध्यान से तो इस फॉर्मूले से हम देख सकते हैं कि जो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम क्या है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, यानी हम इससे बोल सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। तो इससे ये बात समझ में आ रही हमारे कि जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, इनवर्स रिलेशन क्या होता है कि जब इनपुट कम होता है तो आउटपुट ज्यादा होता है, और इनपुट ज्यादा होता है तो आउटपुट कम होता है। तो मीडियम का अगर RI अगर कम होगा तो उस मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होगी, ज्यादा होगी। ओके, और जिस मीडियम के अंदर, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, उस मीडियम में लाइट की स्पीड क्या रहेगी, कम रहेगी। तो अब इस कंक्लूजन से हम, इस आउटकम से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि कहां पर, तो देखो यहाँ पर हमें दे रखा है 3 मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना, इसको मैं सबको इरेज करता हूं। सेकेंड, देखो अब यहाँ पर मैं इस सब बातों को देखिए। So now with this we can say that now हमें K फॉर केरोसिन वो कितना दे रखा है, 1.44। N ऑफ टर्पेंटाइन, T फॉर टर्पेंटाइन वो हमें दे रखा है 1.47। एंड W फॉर वाटर दे रखा है हमें 1.33। तो सबसे कम किसका है, देखो 1.33 सबसे कम है, उससे ज्यादा क्या है 1.44, एंड सबसे ज्यादा क्या है 1.47। यानी कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है, उसके बाद देन इट कम्स द केरोसिन, एंड सबसे ज्यादा किसका है, टर्पेंटाइन का है, एंटी। तो अभी तो बोला था आपने जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, सबसे कम होगा, उसमें स्पीड सबसे ज्यादा रहेगी, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा रहेगा उसमें स्पीड सबसे कम रहेगी। तो हम बोल सकते हैं कि वाटर का RI सबसे कम है, तो यहाँ स्पीड सबसे क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। सॉरी, करेक्ट करता हूँ, यस, 1 सेकेंड। तो वाटर में स्पीड सबसे ज्यादा रहेगी, उसके बाद केरोसिन में और कम हो जाएगी, और सबसे कम किस में हो जाएगी कि यहाँ रिफ्रैक्टिव टर्पेंटाइन का सबसे ज्यादा है। तो अगर इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है टर्पेंटाइन का, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट इन टर्पेंटाइन विल बी सबसे कम। दिस इज द आंसर स्टूडेंट्स। ओके, तो किसमें सबसे ज्यादा रहेगी फास्टर, वाटर में ज्यादा स्पीड रहेगी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप इट इज क्लियर टू यू। Now let us move to the last question of the session. In which of the following given media light moves the faster? किस मीडियम में लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा रहेगी? सेम क्वेश्चन, ठीक है। तो वाटर का दे रखा है, आइस का दे रखा है, और अल्कोहल का दे रखा है। ओके, तो जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा उसमें स्पीड सबसे कम होगी। तो देख सकते हो आप यहाँ पर जो सबसे ज्यादा जो एन इसका सबसे ज्यादा है ना, तो एन इसका सबसे ज्यादा, तो यहाँ स्पीड सबसे क्या रहेगी, कम रहेगी। और इसका RI कंपैरेटिवली सबसे कम है, तो स्पीड इसमें सबसे ज्यादा क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। ओके, एंड यूजिंग अ टेबल कैलकुलेट द वेलोसिटी लाइट इन वाटर। वाटर में स्पीड निकालनी है आपको, तो वाटर का हमें RI दे रखा है ना। ओके, सो नाउ द फॉर्मूला इज व्हाट,
एंड डब्ल्यू वाटर का कितना होगा फॉर्मूला कि वी एयर अपॉन वी वाटर। तो अगर हमें स्पीड ऑफ लाइट निकालनी है तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर विल बी व्हाट, it become velocity of light in air upon and w। तो this is what 3 into 10 to power 8 meter per second और वाटर का कितना दे रखा है हमें 1.33। इसको सोल्व करके आंसर निकाल लें। ओके डियर स्टूडेंट्स, so now students I hope everything is clear to you up till now, and with this we have come to the end of session. Okay, so we'll be having another classes tomorrow, and then after that we will be taking the offline classes. Okay, so you in between that you just make the appropriate notes of what I taught to you today, and solve the numericals of your not textbook. Okay, so that's it from my side, dear students. Have a nice day, take care, bye bye.